गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे रिगार्डिंग DSSB एग्ज़ाम, और सबसे बड़ा डाउट जो ये बना हुआ है कि क्या हमारे एग्ज़ाम 2024 में होंगे या नहीं होंगे। एज़ यू नो कि अभी तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आप लोगों ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखी होगी यूट्यूब पे, जिसमें कहा जा रहा था कि आपके एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे। सो अगर एग्ज़ाम नवंबर में होने होते तो आज 11 अक्टूबर है, आप लोगों का एग्ज़ाम कैलेंडर ज़रूर आ जाता टीचिंग एग्ज़ाम्स का। इसका मतलब आपका कोई भी एग्ज़ाम जो भी आप सोच रहे हैं, स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रही हूँ, चाहे हम PGT की बात करें, चाहे TGT की बात करें, चाहे NTT की बात करें, आपका कोई भी एग्ज़ाम जो है TGT मतलब कोई भी एग्ज़ाम जो है इस साल होने नहीं वाला है। एज़ यू नो अभी हमारे 15 नवंबर तक तो SSC के एग्ज़ाम्स ही फिनिश होने को हैं, फिनिश होएंगे। एंड उसके बाद आपको पता है कि 24 नवंबर से दोबारा से RRB का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। RRB मीन्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके बीच में जो 16 से 23 नवंबर तक की डेट्स बची हैं, उनके अंदर इतने सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना DSSB के लिए पॉसिबल नहीं है। एज़ यू नो पहले मैंने आपको कहा था कि TGT संस्कृत का एग्ज़ाम, आपका ड्राइंग का एग्ज़ाम, फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम, पॉसिबिलिटी थी LDC का एग्ज़ाम, क्योंकि ये इनमें जो थे एप्लीकेशन फॉर्म्स थोड़े एज़ कम्पेयर टू अदर पोस्ट कम भरे गए थे, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी थी। पर इतने सारे एग्ज़ाम 7 से 8 दिन के अंदर कराना पॉसिबिलिटी नहीं है। प्लस आपको पता है कि ये ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं, तो तो इसमें लैब्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर लैब अवेलेबल होगी तभी ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएंगे। एंड नाउ अब हमारे इलेक्शंस भी सर पे हैं, इलेक्शंस की प्रिपरेशन भी पूरी होती है। और आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर टीचर्स की भी ड्यूटी लगती है, काफ़ी सारे जो हायर पोस्ट के लोग होते हैं, एडमिन होते हैं, उनकी भी ड्यूटीज़ लगती है इसके अंदर। सो अब सारी की सारी प्रिपरेशन इलेक्शन की तरफ जा चुकी है। तो आपके जो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स होंगे ये RRB वाले, यहीं पे आपके एग्ज़ाम्स फिनिश हो जाएंगे। और अगले साल ही आप लोगों के वो भी फरवरी एंड मार्च तक आपके एग्ज़ाम जाएंगे। तो अगर आप लोग भी DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप लोगों ने फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, पर अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी थी, क्यों नहीं करी थी? क्योंकि काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। आई नो कि ऐसा नहीं है कि कोई मन से प्रिपरेशन नहीं करता है। सबकी अपनी अपनी पॉसिबिलिटीज़, प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके अपना अपना लाइफस्टाइल होता है। टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना आपको पढ़ाई को देने के लिए टाइम मिल रहा है जॉब के साथ, या अगर आप हाउसवाइफ हैं तब काफ़ी कम टाइम मिलता है आपको पढ़ने के लिए। बट अभी भी आप उम्मीद नहीं हारिए, आप अभी भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत से बिल्कुल अपना सिलेबस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप लोग ये एग्ज़ाम इस बार क्लियर करना चाहते हैं। अगर हम बात करें तो अभी भी आपके पास आराम से 3 से 4 महीने हैं, और 3 से 4 महीने में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है अगर आप 5 से 6 घंटे रेगुलर स्टडीज़ करेंगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। बट वो 5 से 6 घंटे ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने वाला, आपका ध्यान बटाने वाला कोई ना हो। वो आपको बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ना है, क्योंकि बच्चे तो 10-10, 12-12 घंटे भी पढ़ रहे हैं। बट 10-12 घंटे से बेटर अगर हम लोग 6 घंटे की, 5 घंटे की पढ़ाई इतने फोकस के साथ करते हैं, तो हम लोग एग्ज़ाम को क्रैक भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ तो रहे हैं, पर हमने सिलेबस बहुत कम कवर किया। और कुछ बच्चे होते हैं जिनकी ग्रैस्पिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, वो 6 घंटे के अंदर 8 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं। ये आप लोगों को पता होगा कि किसी को कंसेप्ट बहुत जल्दी समझ में आते हैं, किसी को बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि कई बार हम पढ़ते पढ़ते भी हमारा ध्यान क्या होता है, डाइवर्ट होता है, हम इधर उधर की बातें सोचने लग जाते हैं। कई बार इवन हाउस वाइफ्स को तो ये होता है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई भी है, अभी खाना भी बनाना है, कल सुबह क्या नाश्ते में बनाना है, ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें सोचे बिना वो 5 से 6 घंटे देने हैं। और कोशिश करिए हमेशा अपने हाथ में पेन, हाइलाइटर ज़रूर रखें और लिख लिख के करिए। पूरा का पूरा चैप्टर पर लिखने को नहीं कह रही हूँ मैं, सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि जो ऐसे न्यू टर्म्स आ रही हैं, न्यू आपको सामने नाम आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक, ये वर्ड मैं भूल सकती हूँ, उसको आप लिखिए। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, हमारा जो ध्यान बंटता है वो बहुत कम हो जाता है। और जब हम ओरल करते हैं, ओरल पढ़ते रहते हैं, तो कई बार आपने खुद भी देखा होगा कि पढ़ते 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 हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है। इसीलिए जो भी करें, एक तो अपने हाथ में हाइलाइटर ज़रूर रखें। NCERTs को अपना बेस्ट सोर्स बनाइए। अगर आप लोग सब्जेक्टिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले, तो सब आपके NCERT से बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड 12 तक आपको पक्का पक्का करनी ही करनी है। येस, PGT के एग्ज़ाम में ग्रेजुएशन लेवल का भी आता है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। बट TGT के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको यही बोलूँगी 10% ही होता है जो ग्रेजुएशन के लेवल का आता है। बाकी 90% आपको 12th के लेवल तक ही मिलता है, वो आप अच्छे से करेंगे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना कितना करना है।
जो आपके यूज़फुल यूट्यूब चैनल्स हैं, यूज़फुल बुक्स हैं, उनके नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैंने आपको लिंक भी शेयर किया था अध्ययन मंत्रा ईवीएस के लिए, दैट इज़ फॉर केंद्रीय विद्यालय। देन आई टोल्ड यू अबाउट राहुल सर, संदीप सर इन अध्ययन मंत्रा, डियर सर क्लासेस आई हैव टोल्ड यू। तो ये सारे के सारे मैंने आपको ऑलरेडी मेरी पीछे वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, मैंने सारे बेस्ट टीचर्स और बेस्ट यूट्यूब चैनल्स आपको बताए हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट। चाहे हम जीके की बात करें, चाहे हम रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश या मैथ्स की बात करें। देन स्ट्रेस बोलते हैं ना, स्ट्रेस इज़ द मेजर किलर। हमारी परफॉर्मेंस के अंदर जो स्ट्रेस होता है हमें बहुत ज़्यादा किल करता है, इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। बस पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए। जब आप पढ़ते रहेंगे कम से कम स्ट्रेस होगा। और जब हम लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं, हम बुक्स ओपन करके नहीं देखते हैं, तब हमें उसी बात का स्ट्रेस होता है कि बाकी बच्चे तो बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे पर हम लोगों ने तो कुछ प्रिपरेशन नहीं करी है। तो स्ट्रेस का मेजर कॉज ही ये होता है जब हम लोग मेहनत नहीं करते हैं। और जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो कैंडिडेट्स मेहनत करते हैं, उनको कम से कम स्ट्रेस होता है क्योंकि उनको अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा होता है। एंड अवॉइड नेगेटिव पीपल। जितने भी नेगेटिव लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं या कुछ नेगेटिव बातें करते हैं, तुझसे नहीं हो पाएगा, अब छोड़, अब बुढ़े होके पढ़ाई करती रहेगी क्या, या पढ़ाई करते रहोगे, तो ये सारी चीज़ें जो आपको बोलते हैं उनसे आप दूरी बना के रखिए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए। एंड कीप ऑन फोकसिंग ऑन योर टारगेट। अभी भी आपके पास बहुत वक्त है। और बोलते हैं ना कि अगर हम लोग दिल से चाहें तो क्या चीज़ नहीं मिल सकती है, तो दिस इज़ द ट्रुथ। आप लोग दिल से मेहनत करिए। और फिर भी आपको कोई भी कैसा भी इशू आ रहा है रिगार्डिंग एनी पेपर 1 और पेपर 2, तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हैं। सेकेंडली, मॉक टेस्ट करना ना भूलें। जब आपको लगे कि आपका 70-80% कंप्लीट हो गया सिलेबस, तब आप मॉक टेस्ट ज़रूर करें। मॉक टेस्ट से आपको एक तो ये पता लग जाएगा कि आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं, कौन से वाले टॉपिक में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। प्लस आपको टाइम मैनेजमेंट का पता लगेगा। एज़ यू नो कि हमें DSSB के अंदर एक क्वेश्चन को करने में 30 से 35 सेकेंड से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो जब आप लोग मॉक टेस्ट करेंगे तो आप लोग टाइमर लगा के रखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। एज़ 200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने होते हैं। उससे आपको अपनी स्पीड का भी आइडिया हो जाएगा और सारे के सारे जो ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस है वो भी पता लग जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।